Good morning, students. Class 8, Chapter 5, Civics, Page 56, Part 2. Part 1 हो चुका था. Part 2 में पहले आप पेज 55 पे आ जाइए. ये देखिए, ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है. अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ये पहले सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किस नाम से जाना जाता था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया. 1937 से 1949 तक ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था. उसके बाद फिर ये किस नाम से जाने लगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से. कब? 26 जनवरी 1950, जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं तब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं. पहले फेडरल कोर्ट बोला जाता था. ठीक है. पर ये जो 26 जनवरी 1950 से पहले ना, ये सुप्रीम कोर्ट है कलकत्ता में था. पर 1958 से ये कहाँ पर है? मथुरा रोड, न्यू दिल्ली. ठीक है. मथुरा रोड, न्यू दिल्ली पे है. 1958 से पहले कलकत्ता में था. और पहले इसका नाम क्या था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया. 1937 से 1949 तक. उसके बाद 26 जनवरी 1950 से इसका नाम सुप्रीम कोर्ट हो गया. आज भी सुप्रीम कोर्ट ही है, लेकिन पहले ये कहाँ पर था? कलकत्ता में. 1958 से ये दिल्ली में आया है. It was earlier located in Chamber of Princes in the Parliament House. पार्लियामेंट हाउस में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जहाँ राजा रजवाड़े लोग रहते थे, वहाँ था ये. What is an independent judiciary? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मीनिंग क्या होता है? मतलब जो जुडिशियरी है वो स्वतंत्र क्यों होनी चाहिए? देखिए, जुडिशरी इट मीन्स जो न्याय कर रही है. अब वो स्वतंत्र क्यों होनी चाहिए? इसके पीछे का कारण ये है, कोई समझिए पॉलिटिशियन है, उसने क्या किया? आपकी ज़मीन ले ली. ठीक है. तो सबसे पहले लेजिस्लेचर कौन होता है? जो लॉ बनाता है. एग्जीक्यूटिव जो पालन कराता है. और जुडिशरी कौन होता है? जो बताता है सच क्या है और गलत क्या है. मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन था, पावरफुल है. पॉलिटिशियन्स आर ऑलवेज पावरफुल. और वेल्दी भी था, तो उसने आपकी ज़मीन हड़प ली. अब ज़मीन हड़प ली तो आप कहाँ जाएंगे उसकी शिकायत करने? आप पुलिस स्टेशन गए. ठीक है. अब पुलिस स्टेशन वाले भी किसके काम में, दबाव में आके काम कर रहे हैं? पॉलिटिशियन के. तो आप क्या कर सकते हैं? ये तो फिर डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो गया. इसका मतलब ये है, जो पॉलिटिशियन चाहे वो कर सकते हैं. फिर वो हमेशा उन्हीं की सरकार आएगी, है ना? क्योंकि लोगों की वो प्रॉपर्टी हड़पते जाएंगे. जो उनको सही लगेगा वैसा करेंगे, जो उनके फेवर में होगा वैसा करेंगे. तो आप कहाँ जाएंगे? तो इसलिए जुडिशरी को इस्टेब्लिश किया गया. ठीक है. न्यायालय. अब ये जुडिशरी को इस्टेब्लिश किया गया. आप ये भी तो बोल सकते हैं, अब सरकारी जो जुडिशरी है, कोर्ट वगैरह सरकारी है, तो इसमें जब कोई भी केस जाएगा तो पॉलिटिशियन भी एक सरकारी आदमी हो गया, तो हमेशा उसके फेवर में डिसीजन लिया जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होगा. जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी पॉलिटिशियन के दबाव में आकर काम नहीं करती. फाइन. ठीक है. तो इधर पे एक एग्जांपल लिया गया है. जो जुडिशरी होती है ना, वो इंडिपेंडेंट वे में काम करती है. वो जुडिशरी एक नहीं, अगर हज़ार के हज़ार पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट में चली गई ना, तो भी पॉलिटिशियंस जुडिशरी का कुछ नहीं कर सकते. जज एक बहुत पावरफुल पोस्ट होती है. फाइन. इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ पावरफुल पॉलिटिशियन एनरोच्ड ऑन लैंड belonging to your family within judicial system. The politician has the power to appoint, dismiss a judge from his office. When you take this case court, the judge is clearly partial to the politician. यही बताया गया. अगर एज ए पॉलिटिशियन ने अगर आपकी ज़मीन हड़प ली, ठीक है, आप उसके कोर्ट में गए. अब जो कोर्ट है वो भी इस्टेब्लिश किसने किया है? पॉलिटिकल पर्सन ने. लिखा है विद इन जुडिशियल सिस्टम द पॉलिटिशियन हैज़ द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस अ जज फ्रॉम हिज ऑफिस. पॉलिटिशियन है, उसके पास पावर है कि वो जज को हटा सकता है या एडमिट कर सकता है. उस केस में अगर देखा जाए तो बट ऑब्वियस है, जो जज है उसको कुर्सी का डर रहेगा कि मेरी कहीं कुर्सी से मुझे हटा न दिया जाए, तो वो पार्शियल होगा. हमेशा वो पॉलिटिशियन के फेवर में डिसीजन लेगा. द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड ओवर द जज डज नॉट अलाउ for the judge to take an independent decision. This lack of independence would force the judge to make all adjustment in favor of the politician. अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा ना, तो बट ऑब्वियस है वो पॉलिटिशियन के फेवर में ही डिसीजन लेगा. ऐसे क्या होगा? डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो जाएगा. जो सरकार है वो पब्लिक की नहीं रहेगी, क्योंकि पब्लिक के ही साथ गलत हो रहा है, कोई से न्याय देने वाला नहीं है. Although we often hear of rich and powerful people in India trying
to influence the judicial process. The Indian Constitution protect against this kind of situation by proving for the independence of the judiciary. जैसे politicians रहते हैं वो काफ़ी wealthy, काफ़ी rich रहते हैं, powerful रहते हैं, तो ऐसे अगर होता रहा तो सारे ह्यूमन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो वायलेट हो जाएंगे. उन्हें मतलब जीने का अधिकार ही नहीं है, उनको अपनी प्रॉपर्टी बनाने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उन्हें लगेगा ना कि हमारी प्रॉपर्टी कल आज हमारे पास है, कल और किसी की हो जाए. One aspect of this independence is the separation of powers. This you read in chapter 1 is the key feature of constitution. What this mean here is that other branches of the state like legislature and executive cannot interfere in the work of judiciary. The courts are not under the government and do not act in their behalf. अब इसमें ये दिया है separation of power. लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है. लेजिस्लेचर अपना काम करता है, एग्जीक्यूटिव अपना काम, जुडिशरी अपना काम. पर मान लीजिए जैसे एग्जीक्यूटिव है ना, जो पुलिस ऑफिसर्स है, ये क्या होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाए तो पॉलिटिशियंस के दबाव में काम करते हैं. अभी भी होता है, करते हैं. और मतलब पॉलिटिशियंस के पास एक राइट है, वो उनको ऑर्डर सुना सकते हैं एग्जीक्यूटिव को. पर पॉलिटिशियंस के पास बिल्कुल राइट नहीं है लेजिस्लेचर बॉडी के पास कि वो किसी जज को डिसीजन सुनाएं कि क्या करना है या क्या नहीं करना, किसी कोर्ट को बताएं क्या करना है और कैसे करना है. ये बिल्कुल राइट नहीं है. ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स है. इट मीन्स जुडिशरी के पावर्स एकदम सेपरेट है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से. लेजिस्लेटर या एग्जीक्यूटिव किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकता जज के मुद्दों में, कोर्ट के मुद्दों में. ठीक है, जज के पास एक इंडिपेंडेंट राइट है, बहुत पावरफुल पोजीशन है. जज जो चाहे डिसीजन सुना सकता है. इवन पूरे जो लॉ कोई पास होता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो जज उस लॉ को स्ट्राइक ऑफ कर सकता है, हटा सकता है. क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है. For the above separation to work well, it is also crucial that all the judges in the High Court as well as Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of government. Once appointed to this office, it is also very difficult to remove a judge. होता क्या है कि जब जज अपॉइंट होते हैं ना तो प्रेसिडेंट जज अपॉइंट करते हैं. अभी जैसे हम आपको सबसे पहले बता दूं, पूरे एपेक्स बॉडी जो होती है, सबसे ऊपर जो कोर्ट होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट. ये देखिए सबसे सेंट्रल लेवल पे जो होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट. इसको बोलते हैं एपेक्स. इट मीन्स हेड ऑफ ऑल कोर्ट्स. फिर स्टेट वाइज होते हैं हाई कोर्ट. हर स्टेट में एक एक हाई कोर्ट होता है. फिर हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक कोर्ट होता है. उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट. जैसे सतना में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, है ना. अब मध्य प्रदेश का एक हाई कोर्ट होगा सिर्फ एमपी लेवल के लिए, मध्य प्रदेश लेवल के लिए, वो है जबलपुर में. और एक सुप्रीम कोर्ट होता है जो दिल्ली में है, जो पूरे इंडिया के लिए. ठीक है, तो जो जैसे जज वगैरह रहते हैं, जैसे अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट में अभी 30 जज हैं. ठीक है, अब 30 जज है, 30 जज में से एक सीनियर मोस्ट जज जो होता है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं. अब जब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होता है या दूसरे जो जज अपॉइंट होते हैं, कैसे होते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. किससे कंसल्टेशन लेते हैं? प्राइम मिनिस्टर से. तो सबसे पहले से मान लीजिए प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया चीफ जस्टिस. चीफ जस्टिस इट मीन्स जो सीनियर मोस्ट जज है अगर अपॉइंट किया तो वो प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेंगे. ठीक है, उसके बाद जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जो अदर जज अपॉइंट होंगे वो कैसे अपॉइंट होंगे? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर से भी कंसल्ट करेंगे, फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से भी कंसल्ट करेंगे. पहले जब चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हो रहा था तो प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट किया था. अब जब दूसरे अदर जजेस का अपॉइंटमेंट होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से भी कंसल्टेशन लिया जाएगा. ठीक है, तो देखा जाए तो जब ये जज अपॉइंट हो रहे हैं या हाई कोर्ट के भी जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट होंगे, जैसे मान लीजिए जबलपुर के चीफ जस्टिस, तो उनको जब अपॉइंट किया जाएगा तो भी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को कंसल्टेंसी देनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को. तो देखा जाए जितने भी जज अपॉइंट हो रहे हैं इन्हें अपॉइंट कौन कर रहा है? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं कर रहे हैं, है ना. ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मदद ली जा रही है. तो देखा जाए तो जज की बिरादरी, जज की फेटर्निटी को कौन अपॉइंट कर रहा है? एक जज ही मदद कर रहा है अपॉइंट करने में. तो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस कम है जज को अपॉइंट करने में. अदरवाइज वो अपने फैमिली मेम्बर के किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकते थे. It is the independence of the judiciary that allows the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by legislature and executive. ये जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है ना, कि वो एकदम इंडिपेंडेंट होकर काम करता है, यही क्या इंश्योर करती है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की किसी भी तरह की कोई भी मनमानी या मर्जी नहीं चलेगी. मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव
अपनी पावर्स का मिसयूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, अपनी पावर्स का मिसयूज़ किसी भी पीपल के ऊपर नहीं कर सकते। ये देखो इसको अपन बोल सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, राइट एट एडवांटेजेस, तो ये उसका एडवांटेज है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी अलाउ द कोर्ट टू प्ले सेंट्रल रोल इन इंश्योरिंग दैट, वो एक हमें श्योरिटी देता है कि जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है वो अपनी पावर का मिसयूज़ करके पब्लिक को हार्म नहीं कर सकते। It also plays a crucial role in protecting the fundamental rights of the citizen because anyone can approach the court if they believe that their rights have been violated। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे अधिकार हैं, है ना, जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं कि राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं हम खुद को, हम एजुकेशन का राइट है हमारे पास, कोई भी एजुकेशन ले सकता है। उसको मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन वायलेट कर रहा है तो हम डायरेक्ट जाके कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कोर्ट में जाके ये बोल सकते हैं, तो उस पॉलिटिशियन के अगेंस्ट कार्रवाई होगी। बिकॉज एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट देयर राइट्स कैन बी वायलेटेड, कोई भी कोर्ट तक जा सकता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स, 3 डिफरेंट लेवल होते हैं। सबसे पहले होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक जैसे सतना में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट है और पूरे इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है। सेवरल कोर्ट्स एट द लोअर लेवल while there is only one court, that is Supreme Court at the apex level. The courts that most people interact with are what are called subordinate और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं और केसेस जाते हैं, क्योंकि देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट में, तो सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग यहीं पर जाते हैं। अब हाई कोर्ट में कब जाते हैं? पूरे स्टेट के लोग। तो हाई कोर्ट में बहुत ही कम मैटर्स पहुँचते हैं या सेंसिटिव मैटर्स पहुँचते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि स्विफ्ट, डिज़ायर, i20 बहुत लोगों के पास होती है, पर रेंज रोवर, ऑडी ये बहुत कम लोगों के पास होती है। तो जैसे हाई हाई होता जाता है तो भीड़ कम होती जाती है। The courts that most people interact with are called subordinate or district court. These are usually at district or tehsil level or in the towns, and they hear many kinds of cases. Each state is divided into district that are presided over by district judge. Each state is divided into district. हर एक state district में divide है, और इधर पे जज कौन होता है? उसके जज को बोलते हैं district judge. Each state has a high court. हर state में high court होता है, which is the highest court of that state, और at the top Supreme Court located in New Delhi. न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। पहले मैंने आपको बताया कहाँ था, कलकत्ता में। और जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द डिसीजन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल दी कोर्ट्स इन इंडिया। मान लीजिए मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी के अगेंस्ट केस किया, वो बच गया, तो फिर मैंने चैलेंज किया उसको, फिर मैंने उसके खिलाफ केस किया हाई कोर्ट में, फिर वो बच गया, फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया और उसे सज़ा हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया ना, तो हाई कोर्ट ऐसा नहीं बोल सकता कि हमें उसे छोड़ दिया था, आपने कैसे सज़ा दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया ना, वो सबके ऊपर लागू होगा, उस डिसीजन से कोई पलट नहीं सकता, ठीक है। अभी जैसे बोल सकते हैं हर स्टेट में, हर जितने स्टेट हैं उतने सुप्रीम कोर्ट होंगे। अभी बोला ना कि स्टेट वाइज होता है, सॉरी हाई कोर्ट, स्टेट वाइज हाई कोर्ट होते हैं। तो 28 स्टेट है तो 28 हाई कोर्ट नहीं है, देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। कभी कभी क्या होता है, 2 स्टेट को मिलाकर भी एक हाई कोर्ट बना दिया जाता है। आगे यहाँ से पढ़िए, हाई कोर्ट्स वर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़ ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। अब सबसे पहले ये बात समझिए, कहाँ लिखा है? इन 1862। अब बात सोचिए, 1862 में तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स थे तो क्या था, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट था, वो कहाँ था? कलकत्ता में, जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स यहाँ आते गए, कब्जा करते गए, तो काम एक टाइप से समझे कि बढ़ता गया। तो पहले हाई कोर्ट कहाँ इस्टेब्लिश हुए थे? कलकत्ता में तो सुप्रीम कोर्ट था ही, कलकत्ता में एक हाई कोर्ट आया था, बॉम्बे में आया था और मद्रास में, ठीक है, 1862 में। द हाई कोर्ट एट ऑफ दिल्ली केम अप इन 1966, और दिल्ली का हाई कोर्ट कब आया था? 1966 में। करेंटली देयर आर 25 हाई कोर्ट्स। पहले यहाँ बुक में शायद फिगर गलत लिखा है, 21 लिखा है, पर अभी जो हाई कोर्ट्स हैं वो 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। वाइल मैनी स्टेट्स हैव देयर ओन हाई कोर्ट्स, कुछ कुछ स्टेट्स के अपने हाई कोर्ट हैं। जैसे देखिए, पंजाब एंड हरियाणा शेयर अ कॉमन हाई कोर्ट एट चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़ में कॉमन हाई कोर्ट है। एंड 4 यहाँ पे 7 लिखा है, अभी जो प्रेजेंट केस है वो है 4। एंड 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैव अ कॉमन हाई कोर्ट एट गुवाहाटी। 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जिनका एक कॉमन हाई कोर्ट है गुवाहाटी में। वो 4 स्टेट कौन से हैं? आसाम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सम हाई कोर्ट्स हैव बेंचेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट फॉर ग्रेटर एसेसिबिलिटी।
अब जैसे बेंचेस मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा स्टेट है, ठीक है, तो उसका एक ही हाई कोर्ट रखेंगे तो सब पीपल्स को वहीं तक पहुंचना पड़ेगा। अब जैसे मैं एमपी की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट कहाँ पे है, जबलपुर। ज़रूरी नहीं है कि हाई कोर्ट स्टेट के कैपिटल में ही हो, नहीं, हाई कोर्ट कहीं भी हो सकता है स्टेट के। तो स्टेट में समझिए जबलपुर में हाई कोर्ट है, पर उसकी जो बेंचेस है एक टाइप से आप समझ सकते हैं ब्रांचेस, वो एक कहाँ पे, इंदौर में और ग्वालियर में। मतलब कोई पर्सन इंदौर में है तो उसको जबलपुर आने की ज़रूरत नहीं है, या भोपाल में है तो इंदौर चला जाएगा पास में। अब वो जबलपुर आए इतनी दूर तो जबलपुर आने की ज़रूरत नहीं है, इंदौर में उसका काम हो जाएगा। अब जैसे आंध्र प्रदेश अमरावती जिसकी कैपिटल है, और अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। इनके हाई कोर्ट पहले एक ही थे, क्योंकि दोनों सेम एक ही साथ थे, अब सेपरेट हो गए। तो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट अमरावती में है, तेलंगाना का हाई कोर्ट हैदराबाद में। कब से ये हुआ है, 1 जनवरी 2019 से। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस पार्ट इज़ ओवर। कल हम यहाँ से पढ़ेंगे।